जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए हो तो आपके पास टेलीग्राम चैनल YouTube चैनल के नाम पर ही जाकर वहां पर ज्वाइन कर लीजिए और आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है JMD एग्ज़ाम क्रैक, उसको ज्वाइन कर लीजिए जिस पे आपको ये PDF मिलती रहेगी। आइए प्रश्न की बात करते हैं। बिहार स्टेट के बारे में कह रहा, किंडरगार्टन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? क्या मॉन्टेसरी को, रूसो को, या लाक को, या फ्रोबेल को? तो आप जानते हो किसको माना जाता है? फ्रोबेल को किंडरगार्टन प्रणाली का जनक माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, किस वर्ष शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? क्या 1972 में, या 1976 में, या वर्ष 1986 में, या 1989 में? तो जब शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया तो वह वर्ष था 1976। अगला प्रश्न है, बेंटिक प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? क्या 1835 में, या 1837 में, 1841 में, या 1856 में? तो आप सभी लोग जानते हो बेंटिक प्रस्ताव 1835 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न है 85 के बारे में। कह रहा, किस ग्रंथ शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण को अनुकूल बना लेती है? ये किसका कथन है? तो यह है प्लेटो का, जॉन डेवी का, लाक का, या टी रेमंड का। तो आप सभी लोग जानते हो यह कथन टी रेमंड का है। किसका है? टी रेमंड का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, समझिए। कह रहा, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 23 सितंबर 1952 को, या 23 अगस्त 1952 को, या 23 सितंबर 1956 को, या 23 सितंबर 1957 को? तो आप सभी लोग जानते हो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई वो 23 सितंबर 1952 को की गई। कब की गई? 23 सितंबर 1952 को की गई है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन 87 पर। किस पर चलते हैं? 87 पर। कह रहा, दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है? क्या अध्ययन समूह को, मुद्रित समूह को, श्रव्य दृश्य सामग्री को, या कंप्यूटर को? तो देखिए, दूरस्थ शिक्षा जो हुई है, दूर की शिक्षा हम किससे प्राप्त करते हैं? कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। इसलिए दूरस्थ शिक्षा में कंप्यूटर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न की बात कर रहा हूँ, निम्न में से शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? क्या अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा? ये सभी आप सब जानते हैं कि ये सभी जो है क्या हैं? शिक्षा के प्रकार हैं। अनौपचारिक, औपचारिक, दूरस्थ शिक्षा, ये सारे शिक्षा के प्रकार हैं। अगली बात चलते हैं, अगले प्रश्न की बात समझने का प्रयास करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है, अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन कौन सा है? क्या परिवार, समुदाय, पड़ोस? ये सभी देखिए, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो सभी इसमें शामिल है। अनौपचारिक शिक्षा में परिवार, पड़ोस, समुदाय सभी शामिल हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, शैक्षिक एकीकरण शिक्षा की किस व्यवस्था में देखने को मिलता है? क्या सामान्य शैक्षिक
समान शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा या उद्देश्य शिक्षा या समावेशी शिक्षा। देखिए शैक्षिक एकीकरण किस व्यवस्था में देखने मिलता है? तो आप जानते हो सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा 90 प्रश्न के बारे में। आइए अगले प्रश्न है जिसका नाम है 91। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है बालकों की अभिवृद्धि के निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका होती है? क्या समाज के, समुदाय के या विचार के, परिवार के या इन सभी के? तो आप जानते हैं सभी प्रश्नों की बात आती है। बालकों की अभिवृद्धि में के निर्धारण में समाज की भूमिका होती, परिवार की भूमिका होती और समुदाय की भूमिका होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या है? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अब प्रश्न की बात करते हैं 92 के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है 92 प्रश्न, जो सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का। कह रहा संभव व्यक्त योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व तत्व की भिन्नताओं के से अधिक प्रभावित होता है। उपयुक्त में कथन किसका है? ये टायलर का है, स्कैनर का है, थार्नडाइक का है या पावलोव का? देखिए अगर टैली करने की बात आएगी, भिन्नता की बात आएगी तो एकदम सीधा सीधा जान लीजिए ये टैली की बात आएगी या तो गाल्टन का होगा या तो टायलर का होगा। देखिए यहाँ टैली की बात आ रही, दोनों में भिन्नताओं को समानता देखी जा रही, तो यहाँ पर क्या हो रही है? टायलर का कथन है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है शिक्षण शास्त्र की कौन सी शाखा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करती है? क्या सामान्य मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और आत्मा का मनोविज्ञान? देखिए बच्चा शब्द आया है, अगर ना होता तो सामान्य मनोविज्ञान लगा लेते, लेकिन बच्चों आने के कारण यहाँ बाल मनोविज्ञान होगा। बच्चों के मन को समझना है ना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा कथन होगा? बाल मनोविज्ञान कथन। अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये है हमारा आज का अच्छा प्रश्न, जिसे हम बोलते हैं 94 के नाम से जानते हैं। 94 प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ही जैसे जो प्रश्न पूछते हैं और आप जो कमेंट करते हैं, इससे हमें बड़े अच्छे प्रोत्साहन मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो लाने का हरदम मन करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है अल्पवयस्क बालकों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? क्या संवेदनशील, प्रेरणार्थक, आदर्शात्मक या ये सभी? देखिए अगर अल्पवयस्क है तो पहली बात तो संवेदनशील तो होना अति आवश्यक है। दूसरी चीज़ प्रेरणार्थक होना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, दूसरों से प्रेरणा देनी चाहिए, ठीक है, ये भी होना अनिवार्य है। तीसरी चीज़ है आदर्शनात्मक, मतलब आदर्श पूर्वक होना चाहिए। यानी इसका साफ साफ अर्थ है कि उपरोक्त डी विकल्प यहाँ पे सही होगा, बिल्कुल सही है। आइए 95 प्रश्न की बात करते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न की। कह रहा है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मध्य स्थान किसका होता है? मध्य स्थान किसका होता है? बालक का होता है, पाठ्यक्रम का या शिक्षक का, अभिभावक का या बालक का? देखिए शिक्षक होता है और सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसी के बीच में बच्चा कार्य करता है। तो यहाँ पर मध्य का स्थान कौन होगा? बालक होगा। कौन सा होगा? बालक होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं यानी 96 के बारे में। कह रहा व्यवहार का विज्ञान किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान को, अवलोकन के विज्ञान को या बुद्धि लब्धि परीक्षण के या व्यक्तित्व परीक्षण को? तो आप जानते हैं व्यवहार का विज्ञान जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? मनोविज्ञान को। किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान को।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा परिवार के कितने प्रकार होते हैं? क्या 3 प्रकार, क्या 7 प्रकार, क्या 5 प्रकार, क्या 2 प्रकार? तो जानते हो परिवार के 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, बस 2 प्रकार के परिवार होते हैं। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा खेल में हार जीत से बच्चों के में किस गुण का विकास होता है? सहानुभूति का, सहयोग का, समायोजन का, सहन शक्ति का। देखिए अगर खेल हुआ, कोई बच्चा हार जाता है या जीत जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर गिनी भावनाएं आती हैं, और तब भी गिरी भावना होने के बावजूद अगले टीम को वो सपोर्ट करता है, यानी उसके अंदर सहनशीलता, सहन शक्ति का क्या होती है, गुण का विकास होता है, यानी विकल्प नंबर सी का विकास होता है। क्योंकि वो उस हार को सहता है और सहने के बाद भी अपने दोस्तों को क्या करता है, अगली टीम को क्या करता है, विजयी बधाई देता है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। आइए आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, और अच्छे प्रश्न हैं, और आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा। कह रहा है सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या स्पीयरमैन ने, क्या थॉर्नडाइक ने, क्या पियाजे ने, क्या कोहलबर्ग ने? तो आप जानते हैं किसने किया था? कोहलबर्ग ने किया था, कोहलबर्ग ने किया था। पियाजे ने बालक की अवस्थाओं को बताया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर आविष्कार किया था। तो आप सब लोग जानते हैं स्पेयरमैन ने बुद्धि के कारक को बताया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और आज के अंतिम प्रश्न के कह रहा है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी या रुचिकर बनाने का सबसे कारगर उपाय क्या है? क्या अध्यापन सामग्री, क्या अधिगम की प्रक्रिया, क्या शिक्षण सहायक सामग्री, या शिक्षक अभिरुचि? देखिए अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावी या रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शिक्षण सामग्री का। अगर बच्चा ना भी पढ़ने का मन कर रहा है, अगर उसको खेल खेल में आप सिखाना चाहोगे तो बहुत कुछ सीख जाएगा। तो बात करते हैं, अगर जैसे बच्चा मन नहीं लग रहा, उसको पास गेंद ले आओ, बॉल ले आओ, उस बॉल पे लिख दो 1 2 3, 3 बार फेंको, 4 बार फेंको, तो वो धीरे धीरे उसको कैच करने लगता है। तो प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।